Good morning students, PK sir, chemistry sir, welcoming you to the next part and the final part of the exercise solutions of chapter classification of elements. चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और क्लास 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का ये पार्ट 1 का चैप्टर 3 है जिसके हम एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम इसी सीरीज़ में यानी कि इसी एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाला जो ये हमारा कैंपेन है इसमें हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं जिनको आप देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 31 to 40। ठीक है, आज हम कितने क्वेश्चंस लेंगे? टोटल 10 questions लेंगे and after finishing this we will be taking the next chapters exercises. Okay, so let's begin the class. चलिए देखिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कुछ डेटा गिवन है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और वो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की फॉर्म में। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के लिए इन्होंने बताया है। क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट्स को आपको डिफाइन नहीं किया गया है, स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, सिर्फ आपको ये बताया गया कि एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 यानी कि एलिमेंट फर्स्ट, एलिमेंट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बाद में है आपका एलिमेंट नंबर 6। ठीक है, और उनकी कुछ डेल्टा मीन्स आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू, थर्ड नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा, उस डेटा के बेसिस पे आपसे पूछा गया है कि इन सभी एलिमेंट्स में से कौन सा होगा जो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट होगा। लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। देखिए क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन जो है वो आप लोग यहीं से कहीं से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट होता है उसका कॉन्सेप्ट कि उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है जो सबसे कम रिएक्टिव होगा। अब देखिए, अगर मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट जितना आसानी से करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट जितना आसानी से करेगा वो एलिमेंट उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में, मेटल को हम बात करें अगर मेटल की तो अगर किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा या कम करना पसंद करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए यानी कि अगर हमें किसी एटम से, किसी एलिमेंट के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन, और इस काम के लिए जो एनर्जी यूज़ की जाती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर कोई इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसका मतलब है कि उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, और अगर कोई एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है तो फिर उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा। अब आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा कौन से एलिमेंट के लिए है। तो अगर आप पीरियोडिक इस डेटा की जो टेबल गिवन है आपको उसको देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट नंबर 5 है, एलिमेंट नंबर 5, उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू जो है वो 2372 किलोजूल पर मोल है। दैट इज़ द हाईएस्ट इन ऑल दिस अमंग एलिमेंट्स। ठीक है, इट मीन्स लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अगर हम उसकी बात करें, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑल्सो। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी वैल्यू को भी हमें देखना है। तो अगर आप इसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है भाई, कि आपने उसको एनर्जी सप्लाई की, अगर आप उसको 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, किसी एलिमेंट को अगर 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं और उसमें आपको एनर्जी भी कंज्यूम करनी पड़ रही है, इट मीन्स कि वो जो एटम है वो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, एलिमेंट नंबर 5। एलिमेंट नंबर 5 ये कैपिटल V है, एक्चुअली 5 वाला जो ऐसा यूज़ करते हैं आप लोग, रोमन लेटर वाला। ठीक है, सिंबल नहीं है, ये एलिमेंट का सिंबल नहीं है, क्योंकि V जो सिंबल होता है वो हमें पता है डी ब्लॉक के अंदर, 3D सीरीज के अंदर
जो 23 नंबर का एलिमेंट है वेनेडियम उसको भी डिनोट करता है। ठीक है, चलिए द मोस्ट रिएक्टिव मेटल की जब हम बात करते हैं, तब हम मोस्ट रिएक्टिव मेटल की जब हम बात करेंगे तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव का मतलब होगा कि ऐसा एलिमेंट जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे कम होगी, यानी कि जो तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो बी केस में जो हमारा सेकंड 31 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर आप देखना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सबसे कम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सेकंड एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर 2, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है। इट मीन्स वो जो है एटम या एलिमेंट उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है एंड एट द सेम टाइम उसकी जो वैल्यू है किसकी, डेल्टा EgH की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो भी क्या है, नेगेटिव में है और सेकेंड मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रो गैन एंथैल्पी के फॉर्म में। ठीक है, चलिए ये तो थे मेटल की बात करें अगर हम, तो अब नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सी की। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोलता है इसके अंदर, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है। इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो प्रॉपर्टी होता है वो नॉन मेटल्स का होता है। तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो तो क्या हो, हाई होनी चाहिए। ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी की वैल्यू भी हाई होनी चाहिए, नेगेटिव में हाई होनी चाहिए। और ऐसा एग्जाम्पल जो है वो है आपके पास एलिमेंट नंबर 3। ये क्वेश्चन डेटा बेस्ड है, जिसको हम बोलते हैं डिडक्शन वाला जो क्वेश्चन होता है, जिसके अंदर आपको कोई एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचना होता है। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू कैन इजीली कंप्लीट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, द लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। डी में क्या हो जाएगा, लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या होगा, जो ऐसा एलिमेंट जिसकी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होगी, वो होगा आपका एलिमेंट। और यहाँ पर आंसर आएगा इसका नंबर 4th नंबर का जो एलिमेंट है वो जो आपकी इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो वो इसका आंसर होगा। क्योंकि उसकी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है। ठीक है, और इसके साथ साथ में उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी ज़्यादा नहीं है, नॉट सो मच हाई। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये लिस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है उसमें आपसे पूछा गया है कि ई वाला जो क्वेश्चन है कि द मेटल विच कैन फॉर्म ए स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX2। एक ऐसा मेटल का नाम बताइए, ये जो एग्जांपल्स आपको गिवन है, जो MX2 टाइप का हैलाइड बना सकती है। MX2, यहाँ पर M क्या है, मेटल के लिए है, और ये 2 इस मेटल की वैलेंसी है। इसकी वैलेंसी तो हमें पता ही है हैलाइड की -1 होती है। यानी हमें ऐसा मेटल आइडेंटिफाई करना है जिसके लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू तो क्या हो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो है, द एलिमेंट जो है जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो कम होती है, लेकिन एल्कली मेटल्स की अगर हम बात करें, बट एल्कली मेटल्स से अगर इसको कंपैरिजन करें, ये तो हमें पता है कि एक ऐसा मेटल जिसके ऊपर +2 चार्ज आता है या जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल बनता है उसकी बात कर रहा है। और ऐसा एलिमेंट जो है वो हमें पता है सेकंड ग्रुप में होता है। सेकंड ग्रुप बोले तो एल्कली अर्थ मेटल्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, और वो इजीली क्या बना लेगा, MX2 बना लेगा। ठीक है, तो ये जो सारी वैल्यू जो गिवन है आपको, आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो कि ये मैग्नीशियम की बात कर रहा है, और ये कंपाउंड जो बनेगा वो है MX2 EF। तो ये हो गया मैग्नीशियम का हैलाइड, क्वेश्चन नंबर F देखिए, क्वेश्चन नंबर F में आपसे क्या पूछा है कि द मेटल विच कैन फॉर्म ए प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड। प्रीडोमिनेंटली का मतलब क्या होता है, मेनली। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मेनली, चीपली।
मेनली बोल सकते हैं या चीफली बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या मीनिंग है, व्हाट इज़ द मीनिंग, कि एक ऐसा मेटल जो कि स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड बनाता है जिसका फॉर्मूला है mx टाइप का। किस टाइप का फॉर्मूला है, mx टाइप का, जहाँ पे m क्या है, मेटल है, x क्या है, हेलोजन है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर x हेलोजन है तो इसका माइनस चार्ज होगा इस पर, और ये जो हो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि 100% ये ग्रुप फर्स्ट की बात कर रहा है। ग्रुप फर्स्ट का जो मेंबर होगा वही किसका कोई आंसर होगा। तो देखिए एलिमेंट जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों होगा आंसर, आपके पास में लॉजिक या इसके पीछे कहानी क्या है, क्योंकि उसकी जो लो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है लेकिन उसके साथ में उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि अगर हम बात करें जैसे सोडियम की बात कर लेते हैं, सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, 281। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में इसके पास में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और ऑक्टेट गेन करने के बाद में ये एलिमेंट हाईली क्या बोलेंगे इसको, हाईली स्टेबल हो जाता है, वेरी लेस रिएक्टिव हो जाता है। तो अगर फिर भी आप चाहते हो कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और दे दे तो उसके लिए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी और द एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी वाली जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन यही था कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में देखिए हमारा इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है वो स्टार्ट होता है, इम्पोर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होता है जो कि अगेन कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल है का मतलब क्या है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न किया हुआ है तब तो आप इसका सॉल्यूशन बता पाएंगे, अदरवाइज कैन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोलता है, प्रेडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट, दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। 32 में भी कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। पार्ट ए, सेगमेंट ए, लिथियम और ऑक्सीजन का आपको कोई कंपाउंड बनाना है, लिथियम और ऑक्सीजन। तो आपको पता होना चाहिए लिथियम +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन -2 चार्ज होता है, और ये आप चीज़ें क्लास 9th में लर्न कर चुके हैं कि केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की बात करें तो मैग्नीशियम जो है उसके ऊपर +2 चार्ज होता है, नाइट्रोजन जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव में नेगेटिव चार्ज 3 होता है, और चार्ज जो होता है जब अनइक्वल होता है तो वो इंटरचेंज करना है हमें, Mg3 इधर आ जाएगा, N2 इधर हो जाएगा। ये हो गया आंसर बी का। नेक्स्ट आता है सी। सी क्या बोलता है, देखिए एल्यूमिनियम का और आयोडाइन का। एल्यूमिनियम के बारे में हमें पता है कि एल्यूमिनियम की जो चार्ज होगा या उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +3 होगी, और आयोडीन की अगर हम बात करें तो हैलाइड होते हैं जितने भी, उनके सभी में -1 होता है। इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाएगा, ये Al(I3), यानी कि ये जो चार्ज है वो इसके यहाँ पर आ जाएगा। ये था पार्ट 3 इसका। फिर इसके बाद में देखिए सिलिकॉन का और ऑक्सीजन का। सिलिकॉन और ऑक्सीजन की बात करें तो ये सिलिकॉन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं तो इसके ऊपर +4 चार्ज मानते हैं, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 2 होता है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला ऐसा बन जाता है, ये 2 और ये 4 डिवाइड होता है, कैंसिल होता है, ये 2 इधर आ जाता है, तो SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसको हम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आता है एलिमेंट 71 एंड ई वाला जो एग्जाम्पल है वो है फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। ईजी है, पेंटा का मतलब समझ में आना चाहिए, 5 होता है, फ्लोराइड का मतलब 5 फ्लोराइड हो जिसके अंदर, तो वो ऐसा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आता है एफ। एफ में क्या पूछा है, एलिमेंट 71। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये पता हो कि एलिमेंट 71 जो है वो क्या है, कहाँ है, और उसका सिंबल क्या है। तो देखिए एलिमेंट 71 जो है ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, और एफ ब्लॉक में से भी जो लेंथेनॉइड्स होते हैं उन लेंथेनॉइड्स में ये सबसे लास्ट लेंथेनॉइड होता है, ल्यूटिनियम बोलते हैं इसको। अब इस ल्यूटिनियम की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि ल्यूटिनॉइड मीन्स लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जो होते हैं उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3+।
इसकी रिएक्शन हमें करवानी है इसकी हेल्प से, किसके साथ बनाना है, फ्लोराइन के साथ में। तो ये आपका बनाएगा LuF और यहाँ पे लग जाएगा 3। तो इसको बोलते हैं ल्यूटीनियम ट्राईफ्लोराइड। हम इसको क्या बोलते हैं, ल्यूटीनियम ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल दे दिया, एक्चुअली थोड़ा इन्फॉर्मेशन बेस्ड दिया है, तो ठीक है, अच्छी बात है, हमें याद रखना है। अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, अब यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको जो है नीट के एग्ज़ाम में मिलेंगे, और जो आपका जेई का जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिस भी ऐसे ही क्वेश्चंस की करनी है। एक चीज़ देखिएगा कि जब भी आपको कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें आपको मार्क्स मिलने के चांसेज ज़्यादा होते हैं विद रेस्पेक्ट टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन में, यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर आप कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, उस आंसर से रिलेटेड इधर उधर कुछ तो आप उसके बारे में बताएंगे। बट जब बात आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो उस केस में आपके पास में एक ऑप्शन राइट होता है। अब अगर 4 में से आपने कोई दूसरा ऑप्शन टिक कर दिया या कुछ गलत कर दिया, मार्क्स तो मिलेगा भी नहीं, और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग। और नेगेटिव मार्किंग क्या होती है भाई, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे तो आप लोग शायद जानते होंगे नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है कि कुछ पार्टिकुलर एग्जाम्स में किसी कैंडिडेट को नेगेटिवली या डिसकरेज करने के लिए क्या करते हैं, एक पनिशमेंट करने के लिए कि गलती करने पर एवरी क्या बोलते हैं, हर गलती की सज़ा होती है। इसको करने के लिए क्या करते हैं, कुछ नेगेटिव मार्किंग का एक प्रोविज़न होता है। उसमें क्या करते हैं जनरली, जैसे आपका अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, अगर आप सही करते हैं तो आपको पॉजिटिवली 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप गलत करते हैं तो नेगेटिव 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो ऐसा करने पे क्या होता है, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं, तो आपका एक पॉजिटिव क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा ये नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम होता है। अलग अलग एग्ज़ाम्स में अलग अलग क्राइटेरिया होता है। किसी में आप, अब जैसे अगर इसको देखें तो ये 25% आपका नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, एक क्वेश्चन के लिए 25%। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इसकी भी प्रैक्टिस रखनी है, नेगेटिव मार्किंग से भी बचना होता है। क्वेश्चन नंबर 33, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, 4 ऑप्शंस हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो एटॉमिक नंबर कभी भी नहीं हो सकता, मास नंबर हो ही नहीं सकता, एजिमुथल क्वांटम नंबर तो बाद में आता है। अगर उससे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है 33 के अंदर आंसर बनता है सी। क्यों बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले बेसिस में जो है पीरियड जो होता है वो इंडिकेट करता है किसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है एमपीटी जो है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो तो उसकी जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, उसका उस क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको आप ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे जनरली क्या होता है, एक तो ये वर्ड आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सही नहीं है, तो नोट को अंडरलाइन कर लीजिए, या आपके साथ में मिला हुआ दिख सकता है, आपको लिखा हुआ मिल सकता है इनकरेक्ट। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं इनको आपको हमेशा अंडरलाइन कर लेना चाहिए। क्यों? इन्हीं से गलती होती है। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर नॉट इनकरेक्ट लिखा हुआ है, अब आपने इन दोनों को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको अगर ये याद रह गया यार ये याद नहीं रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा सही है, नॉट इनकरेक्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा सही है। अगर किसी क्वेश्चन में ये दोनों वर्ड लिखे हुए हैं और फिर आपसे पूछे कि कौन क्वेश्चन पूछे, तो फिर आपका आंसर सही वाला फाइंड करना आपको, द राइट ऑप्शन हैज़ टू बी सिलेक्टेड। बट अगर आपने इसको भूल गए, आपने ये केवल देख लिया, तो उस कंडीशन में आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन 34 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 4 ऑप्शंस गिवन है इसके अंदर।
तो 4 ऑप्शन में से देखिए क्या लिखा हुआ है, द पी ब्लॉक है 6 कॉलम्स, पी ब्लॉक के अंदर 6 कॉलम होते हैं और उन 6 कॉलम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो पी सब सेल होते हैं उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, P6 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर इसी का बी ऑप्शन देखिए, द डी ब्लॉक हैज़ 8 कॉलम्स, डी ब्लॉक के अंदर 8 कॉलम, बिल्कुल गलत बात है तो, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर तो हमें पता है 10 कॉलम होते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर आपका आंसर बी आ जाएगा, 34 में बी आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेकंड और फोर्थ ऑप्शन चेक नहीं करना है, चेक कर लेते हैं। कई बार क्या होता है करेक्ट दोनों ही होते हैं लेकिन मोर करेक्ट कौन सा आता है वो भी आपको चेक करना होता है। ईच ब्लॉक कंटेंट्स ए नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई द सबसेल, बिल्कुल सही बात है। द ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट सबसेल दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बिल्डिंग अप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही बात है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस सेल। अगर आपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कोई भी छेड़खानी की तो उस एलिमेंट की जो केमिस्ट्री है वो बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। अब ये बात तो सही है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर, जो 4 आपको फैक्टर दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो इस को अफेक्ट नहीं करता, मीन्स वैलेंस सेल को अफेक्ट नहीं करता है। तो पहला है वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर मास, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर मास जो होता है, न्यूक्लियर मास जो होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस का मास या एटम का मास भी बोल सकते हो आप, एटॉमिक मास भी जनरली इसको बोल सकते हैं, या मास नंबर भी बोलते हैं इसको। ये जो होता है ये किसी भी हालत में आपके एटम के जो जिसको हम बोलते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको अफेक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 36, कम टू द क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज F- Ne एंड सोडियम इज अफेक्टेड बाय, यानी कि 3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर रहा है ये। और ये जो 3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उनमें से ये है फर्स्ट फ्लोराइड आयन, फिर आता है आपका नियोन और उसके बाद में आता है आपका सोडियम, ठीक है। इन तीनों की बात कर रहा है एटॉमिक साइज की, ठीक है। ये किस से अफेक्ट होता है, न्यूक्लियर चार्ज से अफेक्ट होता है, वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अफेक्ट होता है, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन आउटर ऑर्बिटल में उससे अफेक्ट होता है, या नन ऑफ द फैक्टर्स बिकॉज द साइज इज द सेम। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि क्या इन तीनों का साइज एक जैसा होता है, तो पहली बात तो यही है कि इनका साइज अलग अलग होता है, तो डी ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द रेस, ठीक है। फिर आता है न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितना चार्ज होगा, यस राइट आंसर इज न्यूक्लियर चार्ज ही सब कुछ बताता है हमें साइज के बारे में। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। तो सिंपल सा हमने चेक कर लिया कि किसी क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, ओके ठीक है, गलत तो नहीं है ये कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एक इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज करने पर, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करना। एटॉमिक नंबर इंक्रीज सक्सेसिव कब होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट यानी कि अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखिए, द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपीरियंस्ड ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कोर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर जो इंक्रीज होता है वो सबसे ज़्यादा तब हम ऑब्जर्व करते हैं जब हमें नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो है निकालना होता है, ये भी सही बात है। सी ऑप्शन की बात करें, हमें पूछा है कि गलत कौन सा स्टेटमेंट है, तो अभी तक फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों सही हैं। सी ऑप्शन की बात करें, देन एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज मार्क्ड बाय ए बिग जंप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, यस करेक्ट है, क्योंकि जब वैलेंस सेल कंप्लीट हो जाता है, वैलेंस सेल कंप्लीट हो जाता है का मतलब ये है कि वैलेंस सेल के सारे इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल लेते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन का उस एटम का जो है
कॉन्फ़िगरेशन वो नियर बाई नोबल गैस के जैसा हो जाता है। तो ये बात सही है कि जैसे अगर आप वैलेंस सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो फिर अगले कंडीशन में आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये भी सही बात है। तो 3 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ऑफ कोर्स यहाँ पे 4th ऑप्शन ही होगा एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 37 में क्या ऑप्शन आएगा? डी, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बेयरिंग लोअर एन वैल्यू इज ईजियर देन फ्रॉम ऑर्बिटल हैविंग हायर एन वैल्यू। गलत है, बिल्कुल ही गलत है। जब हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो हम n+l रूल को फॉलो करते हैं। n+l रूल फॉलो करते हैं तो वहाँ पर हमने देखा था कि सबसे कम n+l वाली वैल्यू के लिए पहले बढ़ते हैं, उसके बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कंसिडरिंग द एलिमेंट्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स दिए हैं और इनको बोल रहा है कि इनकी मेटालिक कैरेक्टर के ऑर्डर में इनको अरेंज करो। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप सिंपली इनको अपने ग्रुप और पीरियड के अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए। तो देखिए मैग्नीशियम कहाँ आता है, के की बात करें तो पोटेशियम है, फर्स्ट ग्रुप में आता है, और मैग्नीशियम जो है वो सेकेंड ग्रुप में आता है। मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में आता है। ठीक है, बोरॉन और एल्यूमिनियम की बात करें तो बोरॉन और एल्यूमिनियम तो एक ही ग्रुप के मेंबर है, लेकिन मैग्नीशियम के जस्ट बाद में एल्यूमिनियम आता है और एल्यूमिनियम के ऊपर है आपका बोरॉन। ठीक है, ये बोरॉन है इसके ऊपर, ऐसा करके ये ऐसे हैं ये। ठीक है, अब हमें पता है कि किसी एक ग्रुप में जो है मेटलिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज होता है और किसी पर्टिकुलर पीरियड में मेटलिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये बात हमें पता है। ठीक है, अब अगर इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो है, देखिए सबसे नीचे एलिमेंट कौन सा इनमें से, ग्रुप में सबसे नीचे कौन सा होता है, तो ये पोटेशियम जो है वो सबसे नीचे है, तो इसका मतलब पोटेशियम का मेटलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये दोनों तो एक ही लेवल पर है प्रेजेंट, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की कंपैरिजन करेंगे। एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा और एल्यूमिनियम का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बोरॉन और एल्यूमिनियम एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो नीचे जाने पर एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है, किससे, बोरॉन से। ये ऑप्शंस आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर पोटेशियम सबसे ज़्यादा, मैग्नीशियम उससे कम, एल्यूमिनियम उससे कम और बोरॉन मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। कम टू द क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कहता है, कंसिडरिंग द एलिमेंट्स BCNF, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, NF का मतलब फ्लोरीन और उसके बाद में सिलिकॉन। ये कुछ एलिमेंट्स की इसने बात की है। फिर क्या पूछता है कि इनका नॉन मेटलिक कैरेक्टर पूछ रहा है। पहले बात फिर से इनको अरेंज करते हैं हम कि इनका ऑर्डर क्या होगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ये सिलिकॉन जो है वो नीचे आता है। ठीक है, तो ये इनका अरेंजमेंट है। पहले इनको पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज अरेंज कर लीजिए। ठीक है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटलिक कैरेक्टर का अपोजिट होता है, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो वहाँ नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। इन द सेम वे एक ग्रुप में जब आप नीचे जाओगे तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ओके, और एक ग्रुप में एक पीरियड के अंदर जब आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर ये ऑर्डर हो गया इन दोनों के लिए। ठीक है, अब इन दोनों की कंपैरिजन करें कार्बन और सिलिकॉन की, तो कार्बन और सिलिकॉन में देखना है कि सिलिकॉन का नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा। मेटलिक कैरेक्टर तो क्या होता है, डिक्रीज करता है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर मेटलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। कार्बन का ज़्यादा होगा, सिलिकॉन का कम होगा, और तो यहाँ पे सिलिकॉन आ जाएगा और बोरॉन जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये ऑप्शन आपको देखना है। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ऐसा गिवन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन का उससे कम, फिर उसके बाद कार्बन के बाद में आपका बोरॉन, और अच्छा कार्बन के बाद में बोरॉन आएगा भाई। ठीक है, सिलिकॉन की बाद में बात करेंगे जब हम ग्रुप वाइज बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ये बोरॉन होगा और ये सिलिकॉन होगा। ठीक है, सिलिकॉन का सबसे कम होगा। ठीक है,
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, 39 के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, कंसीडरिंग द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये एलिमेंट्स हैं। ये तो हो गया इनका पीरियड और ये हो गया इनका ग्रुप। क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि सामने वाले का आप ऑक्सीडेशन करना है। सामने वाले का ऑक्सीडेशन करने का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में पता होना चाहिए। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना है, जो सामने वाले का इजीली ऑक्सीडेशन करेगा वो उसकी अच्छी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होगी, यानी सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीनना है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीनना है। अब ये बताना है कि इन चारों में से कौन है जिसका इलेक्ट्रॉन छीनने का जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन छीनने की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिसाइड होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो यहाँ पर आपको याद रखना है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद में आपका आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में आता है आपका क्लोरीन और क्लोरीन के बाद में आता है आपका नाइट्रोजन। सो अकॉर्डिंगली यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो देखते रहिए सभी, और ये जो नोटबुक है अपना उसमें सभी आंसर्स लिखिए, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।